Hello friends, welcome to NEET Trishul previous year question series brought to you by Stark Classes Latur. Stark PCMB मजे परफेक्ट PCMB। बेटा स्टार्क क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा है द्रोणा वन शॉट रिवीजन प्रोग्राम, जिससे बहुत हेल्प हो रही है बच्चों की और उसमें जल्दी जल्दी नीट के जो सारे टॉपिक्स है वो बच्चे आसानी से रिवाइज कर पा रहे हैं। उसी तरह से वी हैव आल्सो लॉन्च्ड दिस त्रिशूल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिससे क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो पीछे ना रहे। ठीक है, सो ऑल्दो वी डू एनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेकिन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन एक तरफ और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तरफ। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर पैरामाउंट। उन क्वेश्चंस को देख के अंदाजा लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन रीसेंट ट्रेंड में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये जो लेक्चर है या इसको ऐसा बोलो, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये अंदाजा लगेगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिसेंटली किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। क्या अपना प्रिपरेशन उन क्वेश्चन को फेस करने के लिए एनफ है या नहीं है। ऑफ कोर्स अगर एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करते, अगर वीडियो लेक्चर्स प्लस अगर ऑफलाइन टीचिंग में अच्छे से आपने पार्टिसिपेट किया, तो ये चैप्टर इस वक्त इजी जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तक यू कैन एक्सपेक्ट इन नीट 2024 इन द रैशनलाइज पार्ट। ठीक है, सो रैशनलाइज पार्ट के बेसिस पे आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 क्वेश्चन तक मिनिमम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आने वाले हैं, विच मींस 12 मार्क्स डिपेंड्स। अगर आप नेगेटिव को अकाउंट करो तो 15 मार्क्स डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एट बेयर मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रहा बेटा, मिनिमम 3 क्वेश्चन आते ही आते। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो रीसेंट क्वेश्चंस है और जो ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि बहुत पुराने सिलेबस के क्वेश्चन सॉल्व करते, लाइक 1990s के सॉल्व करते, या नीट के अलावा दूसरे एग्जाम के सॉल्व करते। फॉर एग्जांपल कर्नाटक का सीईटी का क्वेश्चन सॉल्व करते। बेटा वी नो बेटर कि वो क्वेश्चंस नीट एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले। सो इट इज इंपॉर्टेंट what to learn and what not to learn. What not to learn also is equally important than what to learn. ठीक है, सो याद रखो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लुक, पहला क्वेश्चन ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है ये 2014 में आया नीट एग्जाम में, विच मींस इट इज अ फेयरली रिसेंट क्वेश्चन। देखो 2013 के बाद तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने का ही नहीं है। 2013 से जब से नीट हो रहा, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के चेंजेस के बाद से जब से नीट हो रहा, तब से तो 2013 के बाद का हर क्वेश्चन 100% क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो क्या है ये क्वेश्चन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटाकर, आरएच विटाकर इज नॉट बेस्ड अपॉन। देखो कभी ऐसा क्वेश्चन मिला करे ना, तो पहले कीवर्ड को ऐसे नोटिस कर लिया करो। देखो अगर पेपर में लिखना अलाउ है, अगर पेपर के ऊपर मार्क करना अलाउ है, तो तुम्हारा पेपर है ना यार, उसको आप अच्छे से क्या करो, एनोटेट करो, क्वेश्चन वर्ड को समझो। ठीक है, तो क्या बोलता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो कि विटाकर ने दिया इज नॉट बेस्ड अपॉन। ठीक है, पहला सजेशन मेरा यही है कि जब आप क्वेश्चन देखो तो आप उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। ठीक है, इफ योर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, ट्रांसलेट इन हिंदी। इफ योर नेटिव लैंग्वेज इज मराठी, ट्रांसलेट इन मराठी। उससे आपको लैंग्वेज को, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने का सेंस आता है। जल्दीबाजी मत करो, गिव प्रॉपर टाइम टू रीड स्टेटमेंट। ठीक है, कम से कम 10-15 सेकंड तो दे सकते ना। इतना जल्दीबाजी क्या है कि ऐसे कर दिया, उसके बाद ये नॉट वर्ड देखा ही नहीं, या फिर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, सो पहला चीज क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, सेंस निकालना है क्वेश्चन का। तो क्या बोल रहा है, लेट अस से कि जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन जिसको आरएच विटाकर ने दिया, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड नहीं था, नॉट बेस्ड अपॉन। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे तो ये चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, पता है मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट, और बाकी के सारे क्या है, यूकैरियोट। बाकी के मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मोनेरा में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी एज सच सही लग रहा है। लेकिन बाकी का ऑप्शन देखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पैराग्राफ में दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैराग्राफ में दिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पैराग्राफ में दिया। जस्ट फॉर द सेक अगर हम लोग फटाक से एनसीईआरटी का यहाँ पे एक रेफरेंस ले ले, तो देखना एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ में एज इट इज ये पैराग्राफ में मेंशन्ड है। ठीक है, सो अगर आप फोकस करो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड,
अगर आप फोकस करो तो एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है कि आरएच विटेकर का जो 5 किंगडम मॉडल है, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम बनाए, तो उसमें मेन क्राइटेरिया क्या क्या थे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में देखो क्या है, सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन इस पैराग्राफ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात हुई है, सेल स्ट्रक्चर की बात हुई है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात नहीं हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात जो है यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल टाइप के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो पैराग्राफ में दिया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इसलिए ट्रिकी हो जाता है और ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि एक लॉजिक से अगर आप लॉजिक लगाओगे तो चारों ऑप्शन सही आ रहे हैं, मतलब यहां पे तो नॉट पूछा है तो चारों गलत आ रहे हैं। लेकिन पैराग्राफ में हमेशा वैल्यू किसको देने का, पैराग्राफ को, फिगर और टेबल और इधर उधर से ज्यादा वैल्यू किसको देना बेटा, पैराग्राफ को। सो पैराग्राफ को इन तीनों में बोला है कि ये तीनों जो है दे आर द क्राइटेरिया, लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऐसा एज इट इज लैंग्वेज में कहीं नहीं आया। आई नो एंड आई होप यू ऑल्सो नो कि पहला वाला जो क्राइटेरिया है वो सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पहला वाला जो क्राइटेरिया है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है एज इट इज एज सच इन एनसीईआरटी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो अपने से आप इतना दिमाग मत लगाओ, आप बस जो एनसीईआरटी में लिखा है वो याद करो कि ये तीनों चीजें एनसीईआरटी में लिखी है और ये वाला एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। सो ये क्वेश्चन जो है ये नॉलेज से ज्यादा ट्रिक का क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें मैं क्या कर सकता, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन ना आने दो, बस एक बात लगाओ कि एनसीईआरटी में जो लिखा है सिंपल लॉजिक लगा के उसी से करने का क्वेश्चन। आई नो कि पहला वाला भी थोड़ा बहुत दूसरे नजरिए से सही बैठता है, लेकिन वी शुड नॉट डिबेट ओवर दिस। मैं क्या बोल रहा, काम चलना चाहिए बस, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो कौन सा वाला क्राइटेरिया नहीं था, लेट अस गो विद ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आसानी से देखो आगे के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, सो डोंट बी वेरी फियरफुल ऑफ दिस चैप्टर, सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। जैसे ये देखो कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब होता है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह का मेटाबॉलिज्म, वो किस में आता है, वो मोनेरा में आता है। याद रखो दो बातें, मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या फिर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये किस में दिया है, ये दिया है मोनेरा में। और मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये किस में दिया है, फंजाई में दिया है। सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, अगर आप एनसीईआरटी पे आओ, सो मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये एनसीईआरटी में मोनेरा के पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन्ड है। अगर मैं मोनेरा के पैराग्राफ पे थोड़ा सा जंप करूं, ठीक है, सो मोनेरा वाले पैराग्राफ में, ठीक है, ये क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, कि दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनफैक्ट एक बार नहीं आया, इनफैक्ट दो तीन बार आया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, समरी में भी लिखा है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। लेकिन मैं आगे बढ़ के अगर आपको फंजाई का भी दिखा दूं साइड बाय साइड, ठीक है, इफ आई जस्ट वेयर टू डू अ लिटिल मोर एफर्ट एंड शो यू फंजाई, सो ये तो अभी प्रोटिस्टा चल रहा है, लेकिन अगर आप फंजाई पे आओगे, ठीक है, सो फंजाई में भी कुछ लिखा है इसी तरह का। क्या लिखा है, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट का नाम बोल के अगर क्वेश्चन है किसमें डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी हैबिटेट में, गो विद फंजाई। किसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा है, देन गो विद बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर मोनेरा, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर के जेन्युइनली सच बोल रहा हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनाज, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहां रखोगे। याद रखो एनसीईआरटी में दो ही क्लासिफिकेशन मॉडल है जो डिटेल में है, पहला वाला 2 किंगडम, दूसरा वाला 5 किंगडम। सो 2 किंगडम मॉडल में जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल, ठीक है। सो क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला के पास सेल वॉल है, इसलिए 2 किंगडम में ये किस में आएंगे, प्लांटी में आएंगे। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में मल्टी सेलर विथ सेल वॉल ऑटोट्रॉफ आते हैं, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये प्लांटी में नहीं आएंगे,
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का अलग किंगडम है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोटिस्टा। तो सेम ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में आएंगे, लेकिन टू किंगडम में प्लांटी में आएंगे, ठीक है, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में आएंगे। ये बात याद रखो, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में आएंगे और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में आएंगे। यहां मैं एक बात और बोल दूं, अमीबा और पैरामीशियम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमलिया में आएंगे और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वो भी किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। क्योंकि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का किंगडम कौन है? चाहे सेल वॉल हो चाहे ना हो, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का किंगडम कौन है? प्रोटिस्टा, विच इज पार्ट ऑफ फाइव किंगडम मॉडल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के देखो आसान आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फ्रेंकली इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो ऐसा 15 सेकंड के अंदर हो जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन रीडिंग करते वक्त ध्यान रखो, इनमें से कौन से किंगडम में आर्कीबैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं अगर इफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल किया जाए? तो फाइव किंगडम में याद रखो, नाइट्रोजन फिक्सर्स वो सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन कौन से? एनसीईआरटी में दिया ना, राइजोबियम, रूट नोड्यूल, लेग्यूम प्लांट में रूट नोड्यूल बनाता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट, नॉस्टॉक के बारे में भी दिया कि नॉस्टॉक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, उसके अंदर हेट्रोसिस सेल होते हैं। सो अलग अलग जगह पे एनसीईआरटी में बहुत जगह आया है, दूसरे चैप्टर्स में भी इवन आया है कि मोनेरा में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे एनसीईआरटी में क्या आया कि मोनेरा क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब नाइट्रोजन फिक्सर्स किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। बेटा नाइट्रोजन फिक्सर्स को एक बार नीट एग्जाम में पूछा था इस तरह से, डाईएज़ोट्रोफ्स बोल के। सो जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डाईएज़ोट्रोफ्स। सो डाईएज़ोट्रोफ्स आर मेंबर्स ऑफ मोनेरा। प्रोटिस्टा होने दो, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, उसमें नहीं आते डाईएज़ोट्रोफ। नाइट्रोजन फिक्सर्स आर एक्सक्लूसिवली मोनेरन्स। ऑब्वियसली आर्की बैक्टीरिया भी क्या आएंगे? मोनेरा ही आएंगे। ठीक है, सो ये आर्की बैक्टीरिया भी क्या आएंगे? मोनेरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मेन क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? ठीक है, मेन सेल वॉल स्ट्रक्चर अभी देखा, नहीं लिखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लिखा था। एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्या बोला है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो एनसीईआरटी के वर्ड है इसी को फॉलो करो आप। ये सब इधर उधर के वर्ड अगर आप फॉलो करोगे ना तो फंस जाओगे। ठीक है, सो ये सारे वर्ड मत फॉलो करो आप। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन अहेड। यहां पे स्टेटमेंट दिया है, अभी देखो ये सेल चैप्टर से रिलेट करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा बेटा। सेल चैप्टर से रिलेट करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा। क्या लिखा है? माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू फिल्टर्स व्हिच आर लेस देन 1 माइक्रोन। सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में ऐसा लिखा है कि माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी होती है? 0.1 से लेके 0.3। अगर उसकी साइज 0.1 से 0.3 है, सो 1 माइक्रोन फिल्टर से छोटा है ना, 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर इज स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर, तो माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोमीटर फिल्टर को पास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, व्हिच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि माइकोप्लाज्मा आर प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। सो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ये बताने की बात नहीं है, बहुत ऑब्वियस है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आप देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी पिकिंग्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जनरली मैच द फॉलोइंग इजी होते हैं, बस एनालिसिस चेक करते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ठीक है, सो यहाँ पे बेस्ट मैच क्या होता है, ध्यान से देखो। हेलोफाइल्स सलाइन कंडीशन में रहते हैं तो क्या लिख देंगे? सॉल्टी एरिया। थर्मोएसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। मेथेनोजन बच्चे बच्चे को पता है गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल में रहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया बचा क्या? एक्वेटिक, ऑब्वियसली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल अलगी होता है, ऐसा लिखा। सो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करो तो ये मैच बैठता है, व्हिच मींस ए गोज विथ 4। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है कि ए गोज विथ 4, बी गोज विथ 1, सी गोज विथ 3 एंड डी गोज विथ 2। हो गया अपना काम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। ठीक है,
लेट्स सी मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, which of the following are found in extreme saline condition? Halophiles. Halophiles, extreme saline condition. Thermoacidophiles, high temperature, low pH. और मेथनोजेंस, gut of ruminant animals और marshy areas. सिंपल, ठीक है। ये आर्कीबैक्टीरिया के पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। सो आर्कीबैक्टीरिया का पैराग्राफ पे जरा देर के लिए आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी भी देख लेना, वरना कहोगे एनसीईआरटी नहीं दिखा रहे, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया के पैराग्राफ पे अगर आते हैं, ठीक है, तो ये देखो माइकोप्लाज्मा का पैराग्राफ है, ये यू बैक्टीरिया का पैराग्राफ है, इसके ठीक ऊपर क्या आर्कीबैक्टीरिया का। हेलोफाइल्स सलाइन एरियाज, मेथनोजेंस मार्शी एरिया, गट ऑफ रुमिनेंट, और थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। सो इस तरह से एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है कि आर्कीबैक्टीरिया इस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, व्हिच इज आर्कीबैक्टीरिया। देखो यहां पूछा क्या है कि कौन सा एक्सट्रीम सलाइन में पाया जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम सलाइन में आर्की पाया जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि कौन सा वाला आर्की पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, हेलोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे बोल सकते हो, ऑल हेलोफाइल्स आर आर्कियंस, बट ऑल आर्कियंस आर नॉट हेलोफाइल्स, देयर आर आल्सो थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर सकते हो बेटा। Which among the following are the smallest living cells without cell wall? Obviously, mycoplasma are smallest cells without cell wall. ठीक है, so mycoplasma का पैराग्राफ देखो, जस्ट इसी के बाद आर्की के बाद फौरन दिया एनसीईआरटी में तुम्हारे, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा का 4 लाइन है और इससे 4-5 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आता ही आता है, ठीक है। सो माइकोप्लाज्मा जो है इसको ऐसा दिमाग में बैठाल के रखो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या ही आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल? अब ये है तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्वेश्चन, विच मींस टेक्निकली मोनेरा का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सेल चैप्टर से रिलेट होता है। याद करो, बैक्टीरिया के सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं। क्या? बैक्टीरिया के सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर वाली कौन सी? सेल वॉल। और सबसे बाहर वाली कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। तो सेल एनवेलप 3 लेयर का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का होता है, या तो ये कैप्सूल होता है। कैप्सूल कब होता है? जब ये हार्ड होता है, हार्ड होता है। और ग्लाइकोकैलिक्स जब स्लाइमी होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लाइम लेयर। आप स्लाइम लेयर बोलो, स्लाइमी बोलो, या फिर ऐसा बोलो स्टिकी बोलो, ठीक है। तो स्टिकी पार्ट कौन सा हुआ? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल को क्या बनाता है? स्लाइमी बनाता है, या ऐसा बोलो स्टिकी बनाता है, ठीक है। सो इनमें से कौन सा कंपोनेंट स्टिकी कैरेक्टर देता है बैक्टीरियल सेल को? लेट्स गो विथ ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन कौन सा ग्लाइकोकैलिक्स? स्लाइम लेयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने के प्रोकैरियोट जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम डंग ऑफ रुमिनेंट, इससे आसान क्वेश्चन होता क्या? मेथनोजेंस। मेथनोजेंस मीथेन बनाते हैं और मीथेन बायोगैस का कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया। देखो ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। मैं क्यों बोल रहा ये फंसाने वाला क्वेश्चन है? क्योंकि एनसीईआरटी को तुम लोग रट करके जाते हो, ठीक है। यू पीपल जस्ट लर्न एनसीईआरटी एंड आई आल्सो एडवोकेट फॉर लर्निंग एनसीईआरटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी याद करना गलत बात है, लेकिन एनसीईआरटी को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। मतलब आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल अलग है और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग है, ठीक है। ये याद करके, यही पढ़ के, यही रट के, जो बोलना चाहो यही करके आप गए नीट का एग्जाम देने। लेकिन नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया? नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस तरह अलग है, और इसमें सेल वॉल का ऑप्शन ही नहीं है। फंस गए, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहने दो, सेल शेप रहने दो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहने दो, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं ना। सो कभी कभी टीचर की बात मान लेना चाहिए, कभी कभी एक्सपीरियंस को समझ के टीचर की बात मान लेना चाहिए। याद रखो, सेल मेम्ब्रेन जब मैंने पढ़ाया तो उस टाइम बताया कि सेल मेम्ब्रेन आर्की बैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का अलग होता है, ठीक है। उस टाइम एनसीईआरटी देख के तुम चिल्लाए कि एनसीईआरटी में तो सेल वॉल लिखा है, ठीक है, सेल वॉल भी अलग होती है, लेकिन नीट में क्या पूछा?
2014 में नीट पूछा क्या अलग होता है, तो सेल मेम्ब्रेन भी अलग होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन होता है, ठीक है। सो आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको कहीं पे आप लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा, इसलिए मैं कह रहा हूं लिख लो, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्कीबैक्टीरिया में ईथर फॉस्फोलिपिड होते हैं। क्या होते हैं? ईथर फॉस्फोलिपिड। और यू बैक्टीरिया में और यू कैरियोट्स में ईस्टर फॉस्फोलिपिड होते हैं। कौन से फॉस्फोलिपिड बेटा? ईस्टर फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। सो लिंकेज का फर्क होता है सेल मेम्ब्रेन, याद करो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, आर्किया में या आर्की बैक्टीरिया में ईथर लिंक फॉस्फोलिपिड होते हैं, और यू बैक्टीरिया में और यू कैरियोट में ईस्टर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन भी अलग होता है। दिस इज नाउ एन एडिशन टू योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट, सबसे कॉमन प्रोकैरियोट्स, याद करो प्रोकैरियोट्स यानी लेट अस से यू बैक्टीरिया, उसमें दो ग्रुप है। पहला कौन सा? फोटोसिंथेटिक या ऐसा बोलो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें फोटो और कीमो आते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक। याद रखो ऑटो में और हेट्रो में मोर अबंडेंट कौन है? हेट्रो। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा बेटा, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट फॉर अ मोमेंट कम बैक टू एनसीईआरटी। और ये मोनेरा वाला पेज जो है ना, इससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि मत पूछो। क्या लिखा है देखो मोनेरा वाले पेज में, इधर लिखा है कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट, और उसके अंदर भी जो पैरासाइट और सैप्रोफाइट दो कंपोनेंट है, उसमें भी मेजॉरिटी किसकी है? सैप्रोफिटिक की। सो ऑटो और हेट्रो में कौन डोमिनेंट है, मतलब किसका नंबर ज्यादा है? हेट्रो का। और हेट्रो के अंदर पैरा और सैप्रो आते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग और सैप्रोफिटिक वाले डिकम्पोजर आते हैं। तो उसमें कौन कॉमन है? मतलब ऑटो और हेट्रो में हेट्रो कॉमन है बेटा, और सैप्रो और पैरा में सैप्रो कॉमन है, मतलब पैथोजेनिक और डिकम्पोजर में डिकम्पोजर कॉमन है। सो ऑटो और हेट्रो में कौन मोर अबंडेंट है? हेट्रो। और पैरा और सैप्रो में कौन मोर डिपेंडेंट है? सैप्रो, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि कौन सा वाला मोर अबंडेंट है, वही ना पूछा। सो आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन लेके आते ना। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते? इससे आसान क्वेश्चन नहीं आता नीट में। क्या बोलते? ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। सैन कलर का ही मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन कलर। सैन कलर मींस ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता क्वेश्चन? सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट्स, मतलब कुछ बहुत गर्मी को पसंद करने वाले ऑर्गेनिज्म जो एसिडिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, वो किन दो ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं? अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहला एनसीईआरटी बेस्ड, दूसरा लॉजिक बेस्ड, ठीक है। सो लॉजिक बेस्ड लगा लो। लॉजिक बेस्ड तरीका क्या है कि एनसीईआरटी में आर्किया बोला है, ठीक है। अरे लॉजिक भी एनसीईआरटी का ही लगाओगे ना, ठीक है। तो क्या बोला एनसीईआरटी में? आर्की बोला है ना, अरे थर्मो एसिडोफाइल होते हैं ना, हाई टेम्परेचर लो पीएच पे ग्रो करने वाले, आर्किया बोला ना, आर्किया ये है। और किसी में आर्किया है क्या? नहीं। तो ये वाला आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। लेकिन थोड़ा और डिटेल में भी जा करके आंसर दे सकते हो। याद रखो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ आर्किया में नहीं है, यू बैक्टीरिया में भी है। थर्मो एसिडोफाइल भले ही आर्किया में हो, लेकिन बहुत सारे थर्मोफिलिक यू बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे हम लोग बायोटेक में पढ़ते, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस, वो बैक्टीरिया टैग पॉलीमरेज का सोर्स है, जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। तो टैग पॉलीमरेज का जो बैक्टीरिया है, जिससे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज निकलता है, वो भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। लेकिन याद रखो थर्मस एक्वेटिकस आर्की बैक्टीरिया नहीं है, यू बैक्टीरिया है। सो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यू बैक्टीरिया में भी कुछ थर्मोफाइल्स होते हैं और आर्की बैक्टीरिया में भी कुछ थर्मोफाइल्स होते हैं, ठीक है। सो या तो आप ये लॉजिक लगाओ कि आर्किया में थर्मोफाइल्स होते हैं, इसलिए आर्किया वाला ऑप्शन करेक्ट है, या तो आप ये लॉजिक लगाओ कि यू बैक्टीरिया और आर्किया दोनों में थर्मो एसिडोफाइल्स या ऐसा बोलो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट आई विल कॉल अ गुड क्वेश्चन, जो डिफरेंशिएट करता है टैलेंट वर्सेस नो टैलेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा, फिर आ गया माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या बोलते? दे आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मजे का है, प्लियोमॉर्फिक मींस मल्टीपल शेप। प्लियो मतलब मेनी, मॉर्फिक मतलब शेप। अरे ये वर्ड जेनेटिक्स में भी आता है ना, प्लियोट्रॉपी। प्लियो मतलब मेनी और ट्रॉपी मतलब इफेक्ट्स,
तो वन जीन मेनी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। प्लियो मतलब क्या? मेनी, और मॉर्फिक मतलब क्या? शेप्स। सो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल तो होती नहीं है, तो ये अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं। सो दे आर प्लियोमॉर्फिक, विच इज करेक्ट। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन? नो। पेनिसिलिन जो है वो ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल को इनहिबिट करती है, स्पेशली बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है। सो एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसको पेनिसिलिन सेल वॉल को टारगेट करती है। लेकिन याद रखो, पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया पे बिल्कुल काम नहीं करेगी जिसके पास सेल वॉल नेचुरली एब्सेंट हो। सो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ऐसा नहीं है बेटा कि होती है और बिना उसके भी रह सकते हैं, नहीं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कभी होती ही नहीं है, ना ही उनको जरूरत है सेल वॉल की। सो माइकोप्लाज्मा नेचुरली लाइक सेल वॉल, सो दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। रॉन्ग पूछा ना, इनमें से कौन सा गलत है? सो दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। यहां पे लिखा है सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, झूठ है ये। क्या लिखा है? दे कॉज डिजीज इन प्लांट, सही है। प्लांट में भी, एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, ये भी सही है। दे कॉज प्लूरोनिमोनिया, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी देखो तो एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा की तारीफ में 4-5 लाइंस लिखी है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलता माइकोप्लाज्मा की तारीफ में? देखो, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के जस्ट बाद लास्ट पार्ट में माइकोप्लाज्मा है। और ये फिर से बोल रहा हूं, 4 लाइन है लेकिन बहुत खतरनाक, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट है। कंप्लीटली मतलब कभी होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि थी और बिना उसके भी रह लेंगे, नहीं, कभी थी नहीं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंप्लीटली लैक सेल, नेचुरली लैक सेल वॉल, ठीक है। दे आर स्मॉलेस्ट सेल्स, दे कॉज डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर क्वेश्चन में होता दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स ओनली, तो वो वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स ओनली, वर्ड नहीं है, ठीक है। सो चलो, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? सच बताना है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। इससे बड़ा सच कोई है क्या? नहीं। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफ, ये तो झूठ हो गया, ये तो झूठ हो गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफ नहीं है। साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक है ना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी तो ऑटोट्रॉफिक है ना, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स सच है, सैप्रोफिटिक है, आधा सच है। लेकिन आगे क्या लिखा है? क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, गलत है। दे आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। सो माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। डीएनए राइबोसोम तो है लेकिन सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये भी अधूरा सच है, ये भी झूठ है, ठीक है। अधूरा सच भी तो झूठ है ना, ठीक है। सो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये वाला भी, सॉरी, ये वाला भी इनकरेक्ट है, लेकिन ये वाला क्या है? करेक्ट है, सच पूछा एनसीईआरटी ने, ठीक है, क्वेश्चन में। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में? ठीक है, क्या है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन? लेट्स गो विद डायटम्स, ठीक है। याद रखो, क्राइजोफाइट में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहला कौन सा? डायटम। दूसरा कौन सा? डेस्मिड, ठीक है। सो अगर एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा पे आओ और प्रोटिस्टा में अगर आप क्राइजोफाइट पे आओ, तो इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है, डायटम और डेस्मिड। डेस्मिड म्हणजे गोल्डन अलगी। लेकिन बात किसकी करी है? एनसीईआरटी में मोस्टली डायटम्स की। और लास्ट लाइन क्या लिखा है? कि डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। डेस्मिड के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या बोला? डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो आप भी क्या बोलोगे? जो एनसीईआरटी ने बोला वही बोलोगे ना? क्या बोलोगे? डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। नेक्स्ट, सीलिएट्स के अंदर क्या है जो बाकी प्रोटोजोन्स में नहीं है? अब ये आ गया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। क्या आ गया? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। सीलिएट्स के पास सीलिया तो नहीं, मतलब फ्लैजेला तो नहीं है, सीलिया है, तो पहला ऑप्शन गलत। सीलिएट के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये सच है, लेकिन बाकी के पास भी होता है। अमीबा के पास भी होता है ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेल चैप्टर में लिखा। नेक्स्ट, स्यूडोपोडिया तो नहीं होता। स्यूडोपोडिया तो अमीबॉइड प्रोटोजोन के पास होता है। लास्ट क्या? हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये वाला वो फीचर है जो सीलिएट्स के पास होता है। सीलिएट्स मतलब क्या? पैरामीशियम के पास होता है, ठीक है। सो पैरामीशियम का अगर आप डायग्राम देखो तो उसके पास 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सच सच हाथ उठा के बताओ, किसको ये क्वेश्चन पहली बार में सही नहीं बैठा?
मुझे पता है बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पहली बार में ये सही नहीं बैठता, क्योंकि पैराग्राफ तो बहुत पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन डायग्राम देखते ही नहीं है। देखते हैं तो देखने के लिए आंखें भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए, ठीक है? तो दिमाग नहीं लगाते डायग्राम में। सो लेट मी शो यू, थोड़ा सा दिमाग मैं लगा के दिखाता कि पैरामीशियम में कहां पे ऐसा दो न्यूक्लियस शो हुआ है। आई थिंक आई शुड शो यू दैट, ठीक है? सो देखो, अगर आगे बढ़े बेटा, तो ये हो गया गोनायोलेक्स, ये हो गया तुम्हारा फेवरेट यूग्लिना, ये हो गया हम सबका प्यारा क्या ये प्लाज्मोडियल स्टेज, और ये क्या है, ये क्या है, पैरामीशियम, यही है ना सिलिएट, ठीक है? नाउ इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, होने दो, अमीबा में भी होता है। नेक्स्ट, लेकिन इसके पास कुछ है जो बाकी के पास नहीं होता है। वही पूछा ना क्वेश्चन में, इसके पास क्या है जो दूसरे में नहीं है, ठीक है? सो ये जो न्यूक्लियस है इसको आप लेबल कर लो, अगर अभी तक नहीं किया, अगर नहीं कराया किसी ने तो कर लो ना लेबल, कि ये जो बड़ा वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस, और ये जो छोटू सा स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो दो तरह का न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, ये किसी और प्रोटोजोआ के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पैरामीशियम मतलब सीलिएट्स के पास है। एक और फीचर है जो यूनिक है, जो सिर्फ इसी के पास होता है, वो होता है कौन सी कैविटी, याद है, गलेट कैविटी। कौन सी कैविटी, गलेट कैविटी। सो गलेट कैविटी होने दो, और ये होने दो, क्या बोलते हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, ये दोनों ही दोनों, और थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ये किसका फीचर है, सीलिएट्स का फीचर है। दिस इज एक्सक्लूसिव टू सीलिएट्स, मतलब दूसरे में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या ही बोल दिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता क्राइजोफाइट, यूग्लेनॉइड, डाइनोफ्लैजेलेट और स्लाइम मोल्ड। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम दे दिए ना, क्राइजो, यूग्लेनो, डाइनो और स्लाइम मोल्ड किस में आते हैं, दे आर ऑल प्रोटिस्टा। इनफैक्ट प्रोटिस्टा के 5 मेंबर कौन कौन से हैं, क्राइजो, डाइनो, यूग्लेनो, स्लाइम मोल्ड और उसके साथ साथ प्रोटोजोअन्स, ठीक है? तो ये सारे के सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। लेट्स गो विद प्रोटिस्टा। दिस इज 4 मार्क, ये सड़क पे पड़े हुए 4 मार्क से, कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, in which of the following organism cell wall forms two overlapping shells। याद करो, डायटम्स में सेल वॉल क्या होती है, दो ओवरलैपिंग शेल की बनी होती है, और डायटम किसको बिलोंग करते हैं, क्राइजोफाइट को बिलोंग करते हैं। याद रखो, क्राइजोफाइट में डायटम भी आते हैं, डेस्मिड भी आते हैं, लेकिन सेल वॉल दो ओवरलैपिंग शेल की किसकी बनी रहती है, डायटम्स की। तो अगर इसके अंदर क्वेश्चन में डायटम होता, डेस्मिड होता, तो हम लोग डायटम को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी में देखो कैसे लिखा, एनसीईआरटी में क्राइजोफाइट के पैराग्राफ में साफ साफ मेंशन है, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट जंप टू एनसीईआरटी, लेट मी श्रिंक दिस अ लिटिल, ठीक है? और यहां देखो क्या लिखा है, इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म्स टू ओवरलैपिंग शेल्स which fit together like a soap box, और उसके अंदर SiO2 का म्हणजे सिलिका का क्या होता है, डिपोजिशन होता है, ठीक है? चलो ये हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, अच्छा लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आई होप कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोटोजोआज फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, और भी प्रोटोजोआ बोलो ना। प्रोटोजोआ में ट्राइपेनोजोमा फ्लैजेलेटेड, और स्पोरोजोअन में प्लाज्मोडियम, ठीक है? प्रोटोजोआ में ऑर्गन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, अरे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लेकिन याद रखो कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो डिस्क्रिप्शन है ये ज्यादा डिटेल में आया है सेल चैप्टर में, ठीक है? लेकिन छोड़ दो, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब सेल के अंदर आयंस की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का जो तरीका है वो सेल के पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस विल सफाइस एट आवर लेवल, इससे ज्यादा डिस्कशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया पता है, एनर्जी सेंटर, एटीपी बनाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, फूड वैक्यूल स्टोरेज पर्पस के लिए है, न्यूक्लियस ऑब्वियसली जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए है, सेल के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए है, ठीक है? अपने लेवल पर जितना है उतना ही बोलने का अच्छा लगता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कुछ ऑर्गेनिजम्स फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। ऐसा तो नहीं बोला एनसीईआरटी में, नॉस्टॉक के बारे में बोला, हेट्रोसिस्ट, शीथ सेल तो नहीं बोला अभी, ठीक है? सच बताना, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, नहीं, फ्यूजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी, ठीक है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, सच है ये।
बेटा जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मोगेमी। सेल्स मिलना मतलब साइटोप्लाज्म मिलना, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी का फंजाई देखो, क्या देखो? फनीगाई, फंजाई, ठीक है। सो एनसीईआरटी में फंजाई में साइकिल में डिस्क्रिप्शन में आया है, ठीक है। मैं इसको झट से दिखाता आपको, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी का फनीगाई देखो, ठीक है, तो उसमें मेंशन आया है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल्स एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। और न्यूक्लियाई के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। इनफैक्ट कैरियो वर्ड मींस न्यूक्लियाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ना ही होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आगे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या आया, ठीक है। 1 सेकेंड। आई थिंक हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? हाँ, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी के क्वेश्चन पे थे, ठीक है। आई थिंक आवर क्वेश्चन वाज दिस क्वेश्चन, हाँ, नॉट बैड, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे हम लोग थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ईस्ट फिलामेंटस होता है क्या? नहीं, ईस्ट तो यूनिसेलर फंजाई है ना, ठीक है। तो ये पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। मोरल सेंट्रोफेल्स आर एडिबल, ये सच है, एस्कोमाइसिटीज के लास्ट पैराग्राफ में। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कालाइड्स, ये भी सच है, इसको बोलते हैं एर्गॉट फंजाई, लेकिन ये एनसीईआरटी में यहां पे नहीं दिया है, ठीक है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, कोनिडिया एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, और एस्कोस्पोर एंडोजिनसली बनते हैं सैक लाइक एस्कस में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाता हुआ है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो पूरी तरह गलत है ना, इनकरेक्ट पूछा है ना। तो ईस्ट फिलामेंटस थोड़ी होते, थ्रेड लाइक हाइफा थोड़ी होते, ईस्ट तो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं ना। सैचरोमाइसिस सेरेविसी जो बेकर ईस्ट है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। इनफैक्ट ऑल ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। कौन सा वाला प्रोकैरियोट नहीं है, ठीक है। सो नॉस्टॉक ये शाना बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट है। माइकोबैक्टीरियम ऑब्वियसली बैक्टीरियम है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया ये भी साइनोबैक्टीरिया है। लेकिन सैचरोमाइसिस ये तो ईस्ट है, तो फंजाई है, तो दिस इज नॉट अ प्रोकैरियोट। तो ये हो गया आंसर अपना सैचरोमाइसिस, ठीक है। ये प्रोकैरियोट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी, ठीक है, एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर कौन बनाता है? तो एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर तो बेसिडियोस्पोर है बेटा। बस दो ही बात याद रखना, एस्कोस्पोर एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर है और बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर है। ये हम लोगों ने क्लास में कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने कि एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोस्पोर, एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बनता है और बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली बनता है बेसिडिया के ऊपर, ठीक है। सो एक्सोजीनस मतलब बेसिडियोमाइसिटीज कौन है? इन सब में से बेसिडियोमाइसिटीज कौन है? देखो अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ठीक है। सेचरोमाइसिस एस्कोमाइसिटीज है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज है। लेकिन अगेरिकस, पक्सिनिया, अस्टिलागो, पफ बॉल्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। सो अगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज है और इसमें बेसिडियोस्पोर होता है जो कि एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? झूठ बताना है, ठीक है। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं बोलते, ट्रू बैक्टीरिया बोलते। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते? ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज और कॉल्ड अल्गल फंजाई, सच है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सच है। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड, सच है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस ये परोसे हुए डिश की तरह है, इसको बस खा लेना है, थैंक यू बोल देना है, ठीक है। क्या लिखा है? इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। अरे डिकम्पोजर ऑफ लिटर वर्ड किसके लिए यूज हुआ एनसीईआरटी में? ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए यूज हुआ ना। किसके लिए यूज हुआ? ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए यूज हुआ ना। अगर मैं पीडीएफ दिखा दूं, सो ड्यूटेरोमाइसिटीज का पेज खोल दूं तो यहां पे क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोला एनसीईआरटी ने? डिकम्पोजर ऑफ लिटर। क्या बोला? डिकम तुम भी देखो ना साइड बाय साइड एनसीईआरटी में, ठीक है। क्या लिखा है? दे आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। यहां पे लास्ट पार्ट में लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर।
ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो हो गया अपना काम आसान। ड्यूटेरोमाइसिटीज डिकम्पोजर ऑफ लिटर है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? लेट्स गो विथ ऑप्शन सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट, उसके बाद सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से झूठ बताना है। फंजाई से देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांटी, सही है, फंजाई में काइटिन की, प्लांटी में सेलुलोज की। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटी, सच है, अकेरिकस, पक्सिनिया, अस्टिलागो, पफ बॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअन, नहीं, दे आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन अमीबॉयड प्रोटोजोअन। ये किस में पाए जाते हैं बेटा? अमीबॉयड प्रोटोजोअन में पाए जाते हैं, स्पोरोजोअन में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो मैथ वाले बच्चों को भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, सारे किंगडम में पाया जाता है, ऑल यूकैरियोट्स है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियसली मोनेरा बैक्टीरिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इनफैक्ट मोनेरा में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते, लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन नोस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया है, सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, फ्यूनेरिया, ब्रायोफाइट है, कॉर्डमॉस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एस्परजिलस, अगेन फंजाई है, लेकिन माइकोप्लाज्मा वो प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं है, सो इसमें बोलना भी नहीं है, माइकोप्लाज्मा इज प्रोकैरियोट। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए पड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं है? ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं है मतलब कौन सा प्रोकैरियोट है? ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा प्रोकैरियोट है। अब तुम बताओ, पेनिसिलियम तो फंजाई है, अगैरिकस भी फंजाई है, वोल्वॉक्स ग्रीन अलगी है, कैसा ग्रीन अलगी है? कॉलोनियल ग्रीन अलगी है। ठीक है, और नॉस्टॉक क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, सो ऑब्वियसली लेट्स गो विथ नॉस्टॉक, क्योंकि नॉस्टॉक, एनाबाइना, ऑसिलेटोरिया ये सारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया, बीइंग बैक्टीरिया, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोलना है। कुछ कुछ फंजाई एडिबल होते हैं ना फार्म हाउस पिज्जा पे। ठीक है, कुछ कुछ फंजाई एडिबल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मोनेरा में, नहीं, ये तो झूठ हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है ना मोनेरा में। नेक्स्ट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, ये तो करेक्ट है। प्रोटिस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो प्रोटिस्ट में फोटोसिंथेटिक भी आते हैं बेटा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन से, कौन कौन सा फोटोसिंथेसिस कर सकता है? क्राइजो और डाइनो। और कौन सा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता? स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। लेकिन यूग्लेनॉइड लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लाइट के एब्सेंस में हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, प्रीडेटर हो जाता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन जो रॉन्ग पूछा है वो कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनोरा, शुड बी एब्सेंट इन मोनोरा, बाकी सारे ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, ये वाला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक सेल वॉल, तो सेल वॉल किसमें नहीं है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल है, सैचुरोमाइसिस ईस्ट है, सेल वॉल है, इसमें किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसमें किसकी है? काइटिन। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया है। सी फैन गोर्गोनिया भी लिखा है, पूरा नाम भी लिखा है इसका। ठीक है, तो सी फैन गोर्गोनिया अगर आपने पढ़ा तो एनिमल किंगडम में आता है ये ना। ठीक है, और एनिमल किंगडम एक तो बड़ा चैप्टर है, दूसरा एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स खतरनाक है, इसलिए मैं रिकमेंड करता है कि एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल हर 14 दिन पे एक बार जरूर पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट, सी फैन गोर्गोनिया इज मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम, देयरफॉर इट लैक्स सेल वॉल। एनिमल्स में थोड़ी सेल वॉल होती है, तुम्हारे में सेल वॉल है क्या? मेरे में सेल वॉल है क्या? नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? याद करो, वायरॉइड टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था। वायरॉइड के पास ना कोई कैप्सिड होता है, फ्री आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक है, सो अगर मैं एनसीईआरटी का पैराग्राफ खोल दूं तो और अच्छा होगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अबाउट पैराग्राफ ऑन वायरॉइड्स। ठीक है, तो ये है वायरस वाला और ये है भाई साहब वायरॉइड वाला। ठीक है, वायरॉइड से पता नहीं कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, वायरस से भी ज्यादा क्वेश्चन वायरॉइड से आते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? 1971 Teodyner discovered new infectious agent is smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be free RNA
लैग प्रोटीन कोड, कैप्सिड एब्सेंट, ठीक है, वायरॉइड नेम पड़ गया इसका, ठीक है। सो वायरॉइड से बहुत क्वेश्चन आते बेटा, वायरॉइड को डोंट अंडर एस्टिमेट वायरॉइड। तो क्या लिखा है, दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोड, नहीं, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, आई लाइक दिस, क्योंकि फ्री आरएनए होते हैं और प्रोटीन कोड नहीं होता है, ठीक है। दे हैव डीएनए विद, डीएनए तो होता नहीं है, यहाँ पे डीएनए है तो ये वाला गलत है। सो सही वाला कौन सा है, दे आर फ्री आरएनए, लेट्स से विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है, दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस, वही बात, इनके पास क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, नहीं, डीएनए मॉलिक्यूल नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन, तो देख रहे हो ऑल ऑल दीज ऑप्शंस आर सो सिमिलर व्हेन यू स्पेल इट, लेकिन दिमाग लगाओ तो बहुत आसान है, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू वायरॉइड्स, अगेन रॉन्ग पूछा है, दे आर इन्फेक्शियस, करेक्ट है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज कॉज किया ना, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, देयर आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर, मतलब जीनोम साइज छोटा होता है, आरएनए क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, या लो मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है। दे लैक प्रोटीन कोड, सही है, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, सही है। सो नीट 2016 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, नहीं सिंपल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। द टर्म कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय बेजरिनेक, सच है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ को देखो तो वहां पे लिखा है ना, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम किसने बोला, बेजरिनेक बोला ना, ठीक है, देखो ना यहाँ पे लिखा है ना, वायरॉइड, ठीक है, सॉरी वायरस को कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम किसने बोला, एमडब्ल्यू बेजरनेक, कौन सी नेक, बेजरनेक, ठीक है, सही है। मोज़ैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय वायरसेस, सही है, दोनों वायरल डिजीजेस है, ठीक है। नेक्स्ट, द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डिमित्री इवानोस्का, ये गलत है, क्योंकि वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, टीओ डाइनर, ठीक है, याद है। नेक्स्ट, तो ये देख रहे हो कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए, अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, कॉइल्ड आरएनए किसमें देखने को मिलेगा, कॉइल्ड आरएनए किसमें देखने को मिलेगा, ये डायग्राम देखो, ये है स्पाइडरमैन, मजे बैक्टीरियोफेज, और ये क्या है, कॉइल्ड आरएनए वाला, क्या है ये, दिस इज टोबैको मोज़ैक वायरस, अगर नहीं मालूम तो नीचे लिखा है टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, आई थिंक यू कैन चेक दैट। अब क्या है, अब बेसिकली क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन से के पास कॉइल्ड आरएनए, सिंपल, लेवल 1 कौन सा, पोलियो ये या फिर टोबैको मोज़ैक, लेट्स गो विथ टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रिसेंटली इस चैप्टर से नहीं आ रहे, अगर एक दो कंफ्यूजिंग छोड़ दो, सो अदर देन दैट क्वेश्चन आर, सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा वाला गलत है वायरसेस के बारे में, ठीक है, सारे पैरासाइट है, करेक्ट, याद रखो ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट समझते हो, मतलब फ्री लिविंग होते ही नहीं वायरस, सेल के अंदर लिविंग होते हैं ना, तो दे आर ऑल ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी लिखा हुआ है अगर आप देखो, सो क्या लिखा है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट, मतलब ओनली एंड ओनली पैरासाइट्स, ठीक है। और अगर आप फॉलो कर रहे हो एनसीईआरटी, तो देखो एनसीईआरटी से कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर दिया है, लेकिन बात वही है, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ये गलत है, क्योंकि वायरस में एक्चुअली दो तरह की सिमेट्री होती है, ठीक है, पहली वाली कौन सी, हेलिकल, लेकिन दूसरी वाली कौन सी, पॉलीहेड्रल, या तो हेलिकल होती है और या तो पॉलीहेड्रल होती है, लेकिन यहाँ पे तो गलत बोल दिया ना, यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हेलिकल, हेलिकल, ओनली हेलिकल बोल दिया ना, ओनली हेलिकल बोलने से क्या हो गया, गलत, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री इज रॉन्ग, सम ऑफ देम फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ैक हैव हेलिकल सिमेट्री एंड सम ऑफ देम फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेजेस हैव पॉलीहेड्रल सिमेट्री, ठीक है। बाकी दे हैव एबिलिटी टू, सही है, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, सही है, ठीक है, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद भी है, वायरस एनवेलप को क्या बोलते हैं, कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन, टियोडाइनर ने किसको डिस्कवर किया, आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, क्या बोलते हैं उसको, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए को, लो मॉलिक्यूलर वेट के वायरॉइड, ठीक है। सो आप देख रहे हो इजी पिकिंग वाला चैप्टर है।
क्लोज एसोसिएशन होता है अलगी और फंजाई के बीच में, क्या बोलते हैं बेटा उसको, लाइकेंस। और लाइकेंस में अलगी क्या करता है, फूड बनाता है, और फंजाई क्या करता है, रहने की जगह देता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप देखो तो नेक्स्ट पेज पे लाइकेन का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। क्या लिखा है कि लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी फंजाई में, अलगी बोलते फाइको, फंजाई बोलते माइको बायोन, ठीक है। अलगी खाना बनाता है, ठीक है, और फंजाई क्या करता है, शेल्टर देता है और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है फंजाई क्या करता है, बोला क्या है, फंजाई क्या करता है, फंजाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंकरेज एब्जॉर्प्शन फॉर दी अलगी, अच्छा लग रहा है सुनने में ये, ठीक है। प्रोवाइड फूड फॉर दी अलगी, नहीं, अलगी प्रोवाइड फूड टू फंजाई। फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर्स तो मोनरा होते, फंजाई थोड़ी फिक्स करते। नेक्स्ट, रिलीज ऑक्सीजन फॉर अलगी, नहीं वो तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन, एटलीस्ट एब्जॉर्प्शन तो एनसीईआरटी में आया ना, बाकी का ऑप्शन तो नॉनसेंस है ना। फूड तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बनाएगा ना, ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म छोड़ेगा ना, और नाइट्रोजन तो डायजोट्रॉफी तो मोनरेंस करते हैं ना। सो बाकी का ऑप्शन तो नॉनसेंस है ना, सेंसिबल ऑप्शन तो पहले वाला ही है, ठीक है। भले ही थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ट्विस्ट किया हो, लेकिन है बेसिकली वही। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सारे क्वेश्चन होने दो बेटा, इन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन में जो बेसिक ट्रेंड है वो एक ही है, दे आर फॉलोइंग एनसीईआरटी लैंग्वेज, और उसको जरा सा ट्विस्ट कर दे रहे हैं, उसी में बहुत से जो इंटेलिजेंट बच्चे वो कर ले जा रहे हैं, और जो थोड़ा सा स्ट्रगल किए, जो कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिए, वो फंस जा रहे हैं। बेटा मैं फिर से बोलूंगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिलेट्स स्ट्रांगली विथ ऑल चैप्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी यूनिट, प्लस सेल चैप्टर से भी बहुत ज्यादा रिलेट होता है। आई होप एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हो, आई होप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सीरियसली ले रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग द त्रिशूल नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोग्राम to get more benefits. Thank you. Hello friends, welcome to NEET Trishul previous year question series brought to you by Stark Classes Latur. बेटा स्टार्क पीसीएमबी मजे परफेक्ट पीसीएमबी। इस वीडियो लेक्चर में वी विल कवर इकोसिस्टम चैप्टर, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलोंग विद देयर एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो इकोसिस्टम चैप्टर में इन्वोक किए गए एग्जाम में, उसको हम लोग अभी कंसीडर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो बिना टाइम बर्बाद किए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सो पहला क्वेश्चन ही सरप्राइजिंग है और रिसेंटली नीट 2016 में पूछा। बेटा इसका जो क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन एवर सो ऑफन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना ही देखना है, ठीक है, उसमें क्योंकि एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आउट ऑफ एनसीईआरटी बोलो या आउट ऑफ टेक्स्ट बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन एक आया, क्या आया कि द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड किसने कॉइन किया था, इसका आंसर है आर्थर टैंसली, ठीक है। सो इसको कहीं पे आप लिख लो, बिकॉज सच क्वेश्चंस कैन हर्ट यू। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली आया है, तो ये पता होना चाहिए, आर्थर टैंसली कॉइन द वर्ड इकोसिस्टम, ठीक है। बाकी का रॉन्ग। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? So ये application based क्वेश्चन है, ये भी नीट में एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन है कि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में, क्रॉपलैंड मतलब जहां एग्रीकल्चर होता है, सो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में ऑब्वियसली एक ही तरह का क्रॉप ग्रो कराते हैं ना जनरली। लेट अस से इट इज व्हीट फार्म, सो देयर विल बी जस्ट व्हीट फार्म। लेट अस से इट इज राइस फार्म, तो देयर विल बी जस्ट राइस फार्म। सो वहां पे क्या होता है, क्या वहां पे अनवांटेड प्लांट्स नहीं होते, होते हैं, वीड्स तो होते हैं। क्या वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, नहीं, वहां पे तो ह्यूमन एग्रीकल्चर कर रहा है ना। क्या वहां पे सॉइल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, होते हैं, वहां पे भी अर्थवॉर्म, रोडेंट सब कुछ होता है। लेकिन लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ह्यूमन क्रॉप लैंड में एक ही तरह की क्रॉप जनरली ग्रो कराता है, तो वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, लीस्ट होती है। सो इसमें से कौन सा खास फीचर है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का, सो विल गो विथ लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। अब यहां पे मुझे फौरन
एनसीईआरटी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर आई हैव एनसीईआरटी फॉर यू, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट क्या होता है डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट क्या होता है एनर्जी फ्लो, नेक्स्ट क्या होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये चार इकोसिस्टम के फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। लेकिन इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन। सो स्ट्रैटिफिकेशन इकोसिस्टम का फंक्शन नहीं है, स्ट्रक्चरल फीचर है। और ये चार मतलब प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये जो चार है ये इकोसिस्टम के फंक्शनल क्राइटेरिया है, ठीक है। सो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। और एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये पूछ रहा है नीट में, इसमें से कौन सा फंक्शनल क्राइटेरिया नहीं है? तो याद रखो स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शनल क्राइटेरिया नहीं है। स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शनल क्राइटेरिया नहीं है, स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया है। फंक्शनल क्राइटेरिया क्या है? एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एक और जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो इक्वेशन है इसमें जीपीपी क्या है बेटा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म जो बनाता है। एनपीपी मतलब क्या है? रेस्पिरेशन के लॉस के बाद, मतलब हीट में डिसिपेट करने के बाद जो बच रही है, जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, उसको क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और आर मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी लॉसेस। आर मतलब क्या? रेस्पिरेटरी लॉसेस। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनसीईआरटी में भी ये प्रोडक्टिविटी वाले में दिया हुआ है, तो आई थिंक आई शुड शो यू बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। आप देखो एनर्जी फ्लो वाले पैराग्राफ में प्रोडक्टिविटी में यहां पे मेंशन है कि यहां पे जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। यहां पे आर का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी लॉसेस। आर का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे आर क्या है। देखो बार बार पूछ रहा है आर क्या है, आर क्या है, ठीक है। सो आर क्या है? रेस्पिरेटरी लॉसेस, रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, वहीं से सवाल आ रहा है बार बार, वहीं से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सच क्या है? अभी आपने इक्वेशन देखा जीपीपी माइनस आर, मतलब जीपीपी में से कुछ घटा दो तो क्या बनेगा? एनपीपी, ठीक है। मतलब एनपीपी विल बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल बी स्मॉलर देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, विच इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। सो ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है। अगर ऑप्शन देखो तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी सेम है, बिल्कुल नहीं। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट में कोई रिलेशन नहीं, अरे है ना, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। पहला ऑप्शन देखो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन, नहीं, एनपीपी इज ऑलवेज लेस देन जीपीपी ना। यहां पे सेकंड ऑप्शन क्या बोलता? ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इज मोर देन एनपीपी। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। इसका इक्वेशन क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस इज इक्वल टू नेट प्रोडक्टिविटी। तो नेट क्या है? छोटा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन होता है? जो प्लांट्स बनाते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जो कंज्यूमर्स बनाते हैं, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो चाहे सेकेंडरी का कोई भी कंज्यूमर हो। सो कंज्यूमर जो प्रोडक्टिविटी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, जो पहली बार बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं जनरली, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ये भी एनसीईआरटी में है और डायरेक्ट लेवल 1 क्वेश्चन है, तो इसको भी मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है वो मैं दिखाऊंगा। तो क्या लिखा है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी is defined as rate of formation of new organic matter, मतलब बायोमास, by consumers, ठीक है, by consumers, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया, मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉफिक लेवल। एक एरिया में एक समय में एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। याद रखो बायोमास के लिए वर्ड क्या यूज होता है? स्टैंडिंग क्रॉप। और एक वक्त पे सॉइल में कितना मिनरल है उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टैंडिंग स्टेट। ये दूसरे चैप्टर का है बेटा, ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का है जो डिलीट हो गया। लेकिन
ये स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में कंफ्यूज नहीं होना। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब कितना क्रॉप खड़ा है, कितना बायोमास अवेलेबल है, ठीक है। सो मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉफिक लेवल एट एनी एरिया इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देयरफॉर आई विल शो यू। जो भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है वो तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है। सो हियर अगर आप देखो, सो डिकम्पोजिशन के आगे, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल वाले एरिया में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। ये ट्रॉफिक लेवल है ना, ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल पे इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप का, ठीक है। ये डिलीटेड एनसीईआरटी में बहुत सा पार्ट डिलीट हो गया, लेकिन याद रखो जो बचा है वो बड़ा काम का है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ट्रॉफिक लेवल पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो बायोमास होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। और जो मिनरल कंटेंट होता है सॉइल में उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। डोंट कंफ्यूज बिटवीन स्टैंडिंग क्रॉप विच इज बायोमास एंड स्टैंडिंग स्टेट विच इज इनऑर्गेनिक मिनरल कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट वापस आते हैं, ठीक है, लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन, ठीक है। अब क्या है, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने जो बनाया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अपने लिए रेस्पिरेशन में जो यूज किया, रेस्पिरेटरी लॉस। और जो आगे के लिए बचा, नेक्स्ट के लिए बचा, वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो इन दिस केस आई विल टिक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ecosystem has the highest annual net primary productivity? So ये एनसीईआरटी में साफ साफ डिस्क्रिप्शन है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी है, और सबसे ज्यादा वहां पे आप ऐसा बोलो कि प्रोडक्टिविटी भी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी है, प्रोडक्शन भी है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट भी है, ठीक है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमेशा याद रखो नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। बाकी सब में, बाकी सारे फॉरेस्ट में उतनी नहीं होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा एनर्जी भी आती है, और वहां सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल में एनर्जी भी आती है, ये बायोडाइवर्सिटी में दिया है, और ट्रॉपिकल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी है वो इस चैप्टर में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें डेट्राइटस छोटे पार्ट में टूटता है, माइक्रोब बनाते हैं। नॉट बैड, नॉट बैड, क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें डेट्राइटस डिग्रेड होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, मतलब इनऑर्गेनिक में। कौन करता है, माइक्रोब्स करता है, चलेगा, ये गलत नहीं है, चलेगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन फास्टर होता है अगर डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन में ज्यादा होता है, ये गलत है। डिकम्पोजिशन स्लो होता है अगर डेट्राइटस लिग्निन में ज्यादा होता है, ठीक है। ये देखो, ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ में है, आई थिंक आई शुड शो यू दैट, ठीक है। सो ये रहा डिकम्पोजिशन का पैराग्राफ, ठीक है। डिकम्पोजिशन के पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि फैक्टर्स ऑन विच डिकम्पोजिशन डिपेंड्स, स्लोअर होता है अगर डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन में होता है, और क्विकर होता है अगर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस और शुगर्स में ज्यादा होता है, ठीक है। सो इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर अब कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला, डिकम्पोजिशन, ये पहला वाला सही और ये दूसरा वाला गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, है ना बेटा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। detrivores break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. याद रखो, बड़े से छोटा पार्टिकल बनना उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद क्या होता है, लीचिंग। लीचिंग मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नीचे चले जाते, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नीचे चले जाते और वो इनएक्सेसिबल हो जाते प्लांट्स के लिए। उसके बाद क्या होता, कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया और फंजाई के एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमस से स्लोली मिनरल निकलना, मिनरलाइजेशन। सो डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स में से पहला स्टेप कौन है, फ्रेगमेंटेशन। बड़े पार्टिकल को, डेट्राइटस को छोटे छोटे बिट्स में कौन तोड़ता है, डेट्रीवर्स लाइक अर्थवर्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, जो लेवल 1 साफ साफ दिया वो मैं दिखाता भी चल रहा हूं, ठीक है। सो अगर आप देखो तो जस्ट प्रीवियस पेज पे यहां पे मेंशन है कि डिकम्पोजिशन में पहला स्टेप क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अर्थवर्म डेट्राइटस को छोटे पार्टिकल में तोड़ता है, इस प्रोसेस को बोलते फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते बेटा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Which of the following processes during decomposition is correctly described? सही कौन सा डिस्क्राइब्ड है? कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप नहीं है, लास्ट स्टेप तो मिनरलाइजेशन है, ठीक है। लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नीचे जाते हैं, यहां लिखा है ऊपर आते हैं, ऊपर नहीं आते, पानी नीचे जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, ये वाला देखा अभी अभी, ये वाला क्या है, सच है। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस विच इज डार्क कलर, डार्क कलर का होता है, अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट अ वेरी फास्ट रेट, नहीं डिकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट। ह्यूमस में डिकम्पोजिशन क्या होता है, स्लो रेट पे होता है। ये वाला लेकिन सही है ना, थर्ड वाला तो अपना काम चल गया। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, अर्थवर्म करता है, बड़े पार्टिकल को छोटे में तोड़ देता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, लेट्स प्रोसीड, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रैगमेंट, अरे लिख लो, फ्रैगमेंटेशन से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, अभी अभी बोला डेट्रीवोर परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, सही है। नेक्स्ट द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, तो ह्यूमस से स्लोली मिनरल निकलते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय लीचिंग, सही है। नेक्स्ट डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलत, डेट्राइटस डेट से शुरू होती, ग्रेजिंग फूड चेन लिविंग से शुरू होती। नेक्स्ट अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, नहीं फ्रैगमेंटेशन। सो कौन कौन से सही हो गए बेटा, 1 2 and 3 which means A B and C only are correct, D and E are false। D क्यों false है, क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन डेट्राइटस से शुरू होती है और अर्थवर्म ब्रेक करता है, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। कैटाबॉलिज्म बोलते हैं जब बैक्टीरिया और फंजाई ब्रेक करते हैं उसको। सो आई थिंक मुझे ये वाला शो करना चाहिए, ये वाला शो करना चाहिए, दो मैं अभी शो कर देता हूं एनसीईआरटी से, ठीक है। सो एनसीईआरटी से देखो, दो मैं अभी शो कर देता आपको, आई थिंक आई शुड शो टू ऑफ देम, ठीक है। सो ये देखो, लीचिंग में क्या होता, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन, नीचे जाते हैं इनटू सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। और कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया और फंजाई करता है, अर्थवर्म नहीं करता। बैक्टीरिया एंड फंजाई फंगल एंजाइम्स ब्रेक डेट्राइटस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। सो ये दोनों आप अभी अभी देखा कि एकदम हूबहू लाइन से, लाइन ऑफ एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिल खुश हो जाता है, नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बेटा डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में लाइट तो आती नहीं, लाइट तो 50 मीटर के नीचे नहीं जाती ना, तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में जो फूड चेन होगी उसको स्टार्ट कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं, कीमोसिंथेसिस। ये कहां लिखा है, ये लिखा है एनर्जी फ्लो के पहले पेज, पहले लाइन में, ठीक है। सो आते हैं एनर्जी फ्लो और देखो वहीं पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं है, यहां पे कौन सा सिंथेसिस है, कीमोसिंथेसिस है। बाकी हर जगह फोटो है लेकिन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में कीमोसिंथेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो क्वेश्चन उतने भी जबरदस्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन ओशनिक वाटर्स आर डेट्रीवोर्स, ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में, एक लाइन है कि डेट्रीवोर्स आर अबंडेंट डीप इन द वाटर बॉडी। ऊपर की तरफ डेट्रीवोर नहीं रहते, ऊपर की तरफ प्रोड्यूसर रहते हैं, और डेट्रीवोर किधर रहते, नीचे की तरफ रहते हैं। तो क्या लिखा है कि मोस्ट एनिमल्स जो नीचे पाए जाते हैं वो क्या होंगे, वो डेट्रीवोर्स होंगे, क्या होंगे, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स आर स्पेशली अबंडेंट एट द बॉटम, डीप मजे का है बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, आइडेंटिफाई पॉसिबल लिंक, ए क्या है, अभी बहुत आसान है, ये तो तुम्हारा छोटा भाई बहन भी कर लेगा। प्लांट को किसने खाया, इनसे इनसे किसने खाया, फ्रॉक, फ्रॉक को किसने खाया, जिसको ईगल ने खाया, वो कौन हो सकता है, पैरट फ्रॉक को नहीं खाता, वुल्फ नहीं खाएगा, ठीक है। रैबिट, कोबरा, आई थिंक विल गो विथ स्नेक विच इज कोबरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कोबरा, ठीक है। नेक्स्ट टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना है, लेस देन 50%। याद रखो सन से जो कुछ भी आ रहा है, बाय द वे अप्रिशिएट द शेप ऑफ सन, ठीक है। सन से जो कुछ भी आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन या टीआईआर। इसका
लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, जो विप ग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विप ग्योर। इसको विजिबल को ही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। चलो ये वाला भी देख लिया, ठीक है। ये कहाँ लिखा है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, दिखाना पड़ना है, ठीक है। सो आई थिंक आई शुड शो यू दैट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का जो पार है, ठीक है, वो कितना होता है, लेस देन 50%। सो लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। खुश हो गए, देख लिया ना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर, देखो पिरामिड ऑफ नंबर जनरली क्या होता है, अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी जनरली क्या होता है, अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है। सो क्या लिखा है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी इज इन्वर्टेड, सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी इज अपराइट, ये गलत है। क्योंकि याद करो, पिरामिड ऑफ बायोमास में सी के केस में क्या होता है, स्मॉल बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन फीड्स सप्लाइज टू लार्ज बायोमास ऑफ जूप्लैंक्टन। ये भी एनसीईआरटी में है, आई थिंक मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। सो एनसीईआरटी में अगर आप ये वाला सेक्शन देखो जिसमें ये यहाँ पे वो दिया है, ट्रॉफिक लेवल्स दिया है, थोड़े से एक दो लाइन नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है उसका। देखो ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। याद रखो ये बायोमास है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब बायोमास, नंबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, इन्वर्टेड। देखो बेसिकली बी और सी तो अपोजिट है ना, दो में से एक सही होगा। सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड, ये सही है। तो रॉन्ग कौन सा होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि अभी देखा वो पिरामिड कैसा था, इन्वर्टेड था। नॉट करेक्ट पूछा है, तो रॉन्ग वाला कौन सा है, अपराइट वाला रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास। देखो ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, मैंने बोला मैक्सिमम बायोमास और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किस में लेना है, फॉरेस्ट में लेना है, स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑब्टेन होगा, अगर देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर में 10 ग्राम बायोमास है, प्राइमरी कंज्यूमर में 60 है, और सेकेंडरी कंज्यूमर में और ज्यादा स्टैंडिंग क्रॉप है, मतलब इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 10 ग्राम, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल 60 ग्राम, थर्ड ट्रॉफिक लेवल 120 ग्राम, ठीक है ना। सो क्या हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। लेट्स प्रोसीड अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। याद रखो ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रॉड बेस किसका होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का। सो इट हैज ब्रॉड बेस, सही है। शोज एनर्जी कंटेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, सही है। इट इज इन्वर्टेड इन शेप, नहीं, ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, याद रखो ऑलवेज अपराइट, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी अभी देखा कि इस तरह से इकोसिस्टम चैप्टर से दो के आसपास क्वेश्चन आ रहे। ये दो क्वेश्चन इजी पिकिंग वाले हैं, स्पेशली अगर डिलीट हो गया पार्ट इकोसिस्टम का, लेट अस से एक पार्ट डिलीट हो गया, फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर डिलीट हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मिनरल साइक्लिंग डिलीट हो गया, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि कम पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सो डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और इंट्रोडक्शन से 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे। सो डोंट लेट दीज इजी पिकिंग गो। आई होप ये जो पार्ट है इसको आप बार बार रिवाइज करके एकदम स्पेशल एम्फेसिस इसके ऊपर दोगे, स्पेशली बेटा डिकम्पोजिशन तो जरूर से पढ़ना, क्योंकि डिकम्पोजिशन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। डिकम्पोजिशन होने दो आप, let it be energy flow or let it be the introductory part, all these parts are important, but special focus upon decomposition because that is the part where the highest objectivity lies in this chapter. तो आई होप इस चैप्टर को, आसान चैप्टर है लेकिन आप इसको सीरियसली लो और इसको बार बार रिवाइज करो। आई होप यू हैव नोट्स, आई होप दिस series was helpful. Thank you so much for watching. I'll see you in the next previous year question videos.